अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ आज़ाद। ड्रीम बिग एंड बिलीव इन योरसेल्फ में हम प्रीवियस एपी टेट 2024 फरवरी का साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सवाल, बच्चों की परवरिश का सबसे कामयाब तरीका है? बाइख्तियार, अथॉरिटेटिव, आमिराना, अथॉरिटेरियन, परमिसिव, मजहूल, अनइन्वॉल्व्ड, अदमे मुदाखिलत। यहाँ चारों ऑप्शन में से अथॉरिटेटिव ये इश्तराकी लीडरशिप के तर्ज पर होता है। यहाँ पर वालिदैन और बच्चे मिलकर फैसले लेते हैं, बच्चों का ख्यालात का उनका एहतराम होता है, उनके जज्बात का, ऐसी जो है परवरिश का अंदाज है। आमिराना लीडरशिप, यहाँ पर डिक्टेटर जिसे कहते हैं वो अंदाज होता है। वालिदैन जो है हुक्म जारी करते हैं, बस बच्चों को अमल करना होता है, अपनी मर्जी और अपनी उनकी जो है कोई जज्बात का और एहतराम नहीं होता। लिहाजा ये इस किस्म का लीडरशिप है या परवरिश का अंदाज है। मजहूल परमिसिव जो है, यहाँ पर वालिदैन बच्चों से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं और हर बात को जो है उन्हें करने की इजाज़त होती है। और अनइन्वॉल्व जो अदम मुदाखिलत है, इस किस्म की परवरिश का अंदाज, यहाँ पर वालिदैन बच्चों से जो है बिल्कुल भी उनके किसी भी मसले में दखलंदाजी नहीं देते और उनको जो है पूरी आज़ादी होती है। लिहाजा सवाल के मुताबिक सही जवाब हुआ बाइख्तियार या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। अगला सवाल, नशोनुमा के उसूलों से मुतालिक गलत बयान है। नशोनुमा मुसलसल होती है, नशोनुमा में इनफरादी इख्तिलाफात होते हैं, नशोनुमा मजमूई यानी कुमुलेटिव होती है, नशोनुमा की पेशेनगोई नहीं की जा सकती। तो नशोनुमा के उसूलों को गौर करने के बाद हमें पता चलता है कि नशोनुमा के जो मुतालिक 3 ऑप्शन है ऊपर के वो सही हैं, जबकि चौथा ऑप्शन जो है नशोनुमा की पेशेनगोई नहीं की जा सकती, ये गलत है। नशोनुमा की पेशेनगोई की जा सकती है। लिहाजा जवाब नशोनुमा की पेशेनगोई नहीं की जा सकती। अगला सवाल, हिस्सी व हरकी मरहला सेंसारी मोटर स्टेज से मुतालिक गलत बयान है। ये पियाजे के वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए से मुतालिक पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस, इस मरहले में बच्चा एक अक्कास अज़विया यानी ऑर्गेनिज्म, रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनिज्म होता है। मादई अबदियत यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी का तस्वुर इस दौर में पैदा होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब है कोई शय अगर आंखों से दूर भी होती है तो बच्चे के दिल में ये ख्याल होता है कि वो कहीं ना कहीं पर मौजूद है, आंखों के सामने ना होने पर भी दूर कहीं वो चीज़ पाई जाती है, तो उसे जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। इस दौर में बच्चा, ऑप्शन सी, इस दौर में बच्चा मुजर्रद सोचने का अमल करता है। मुजर्रद सोच कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को। तो हिस्सी व हरकी या सेंसारी मोटर स्टेज में जो है मुजर्रद सोचने का अमल करता है, ये बयान गलत होगा। ऑप्शन डी देखिए, ये मरहला पैदाइश से 2 साल तक का होता है। ये बी और डी सही हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यह भी नहीं आती बच्चे के अंदर। लिहाजा सही ऑप्शन है सी। अगला सवाल, एरिक्सन के मुताबिक 3 ता 6 साल की उम्र के बच्चों में ये नफसी समाजी कशाकश साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। एरिक्सन के नज़रिए के मुताबिक जब हम देखते हैं तो इसके 8 स्टेजेस हैं और इन 8 स्टेजेस में से पहला स्टेज जो है 0 ता 1 साल का होता है। इसमें पाई जाने वाली साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट या कशमकश को हम जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, 2 ता 3 साल, इसमें पाया जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑटोनॉमी और डाउट। ऑटोनॉमी मतलब
इख्तियार और डाउट, यानी किसी भी काम को जो है करने के लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और उन्हें अगर रोका जाए तो वो डाउट में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, 3 था 5 साल में पाया जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट, इनिशिएटिव गिल्ट, यानी बच्चे जो है खुद से कोई काम करने के लिए इनिशिएटिव मतलब आगाज करना चाहते हैं, अगर उन्हें रोका जाए तो वो जो है गिल्टी फीलिंग महसूस करते हैं, यानी गलती का एहसास। नेक्स्ट, 6 था 10 या 11 साल, इस मरहले में पाया जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडस्ट्री और इन्फीरियरिटी, ये स्कूली उम्र होती है। स्कूली उम्र में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। उसके बाद 12 था 20 साल का मरहला, इसमें रोल आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन, रोल आइडेंटिटी और यानी रोल की शनाख्त और रोल की अबतरी, ये उन्फाने शबाब का मरहला होता है। नेक्स्ट, 20 था 30 साल का मरहला, इसमें पाया जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेसी, आइसोलेशन, यानी दोस्ताना या तन्हाई। 30 था 60 साल की उम्र में पाया जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट जेनरेटिविटी और डिस्पेयर, जेनरेटिविटी और डिस्पेयर। इसी तरह 60 साल से आगे पाया जाने वाला कॉन्फ्लिक्ट इंटीग्रेटिविटी और डिस्पेयर। यहाँ पर 30 to 60 में स्टैग्नेशन है, ये जेनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो सवाल के हिसाब से सही जवाब होगा 3 था 6 साल में पाया जाने वाला ये इनिशिएटिव और गिल्ट, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल, आर्मी अल्फा टेस्ट इसकी एक मिसाल है। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ये ज़िहानत के टेस्टों में से आता है। यहाँ पर ऑप्शन है ज़िहानत का इनफरादी टेस्ट, ज़िहानत का ग्रोही टेस्ट, कारकर्दगी टेस्ट, ज़िहानत का गैर लिसानी यानी नॉन वर्बल टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट जो है ज़िहानत का एक ग्रुप टेस्ट है, ऑप्शन बी सही आंसर है। उसी तरह से आर्मी बीटा और रावेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये तीनों भी जो है ग्रुप टेस्ट में आते हैं। अगला सवाल, ज़िहानत का 2 उनसरी या 2 अवामिल का नजरिया, 2 फैक्टर थ्योरी पेश करने वाला। इंटेलिजेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो है बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात ने बहुत सारे नजरिए पेश किए हैं। उनमें से यूनिफैक्टर थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है। तो ऑप्शंस देखेंगे, थॉर्नडाइक, गार्डनर, स्पीयरमैन, थर्स्टन। यहाँ पर 2 फैक्टर थ्योरी के मुतालिक पूछा गया है, तो इसको पेश करने वाला स्पीयरमैन है, जबकि यूनिफैक्टर थ्योरी को पेश करने वाले बिने टर्मन स्टर्न है। थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी को पेश करने वाला, गार्डनर जो है ये मल्टीपल इंटेलिजेंसी के नज़रिए को पेश करने वाला। उसी तरह थर्स्टन जो है ये ग्रुप फैक्टर की नज़रिए को पेश करने वाला। तो थर्स्टन के मुताबिक 7 जो है बुनियादी ज़िहानतें होती हैं, VMRNSPW जिन्हें कहा जाता है। तो सही जवाब हुआ 2 फैक्टर थ्योरी को पेश करने वाला स्पीयरमैन। अगला सवाल,
DAT यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट में मौजूद ज़ीली टेस्टों की तादाद। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये मल्टीपल एप्टीट्यूड्स को टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसके बनाने वालों में बिने, सीशोर और वेस्टमैन जो है शामिल हैं। सवाल के मुताबिक ऑप्शंस देखेंगे कि ज़ीली टेस्ट इसमें कितने होते हैं, 6, 8, 10 और 11। सही जवाब है 8। इसके ज़ीली टेस्ट जो है 8 होते हैं, तो सही जवाब बी। अगला सवाल, तख्लीक या इख्तिराई अमल का दूसरा मरहला, क्रिएटिविटी प्रोसेस का दूसरा स्टेप। वल्लास के मुताबिक जो है क्रिएटिविटी के स्टेप्स बताए गए हैं। उनमें से पहला स्टेप जो है वो प्रिपरेशन है, तैयारी। दूसरा स्टेप इंक्यूबेशन है। तीसरा इंसाइट है, या इसी को जो है हम इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। और चौथा जो है वेरिफिकेशन है। यहाँ पर दूसरा मरहला पूछा गया है, दूसरा मरहला जो है वो इंक्यूबेशन, लिहाजा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस किस्म की सोच व फिक्र रखने वाले अफराद किसी मसले के कई हल तलाश करने की अहलियत रखते हैं। एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस बताना, ये किन अफराद में पाई जाती है। देखते हैं, ठोस सोच व फिक्र, कॉन्क्रीट थिंकिंग, एक रुखी सोच व फिक्र, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, इनहराफी सोच व फिक्र, डाइवर्जेंट थिंकिंग, गैर हिदायती सोच व फिक्र, नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग। कई हल बताना मतलब एक ही मसले को कई ज़ावियों से सोचने का अमल है। यहाँ पर ये इनहराफी सोच रखने वालों के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है, लिहाजा सही जवाब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शख्सियत का इजलाली प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। इजलाल का मतलब है प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये एक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड के पेश करदा डिफेंस मैकेनिज्म्स में से एक है। यानी अगर कोई आदमी अपने आप को जो है नेक समझता है तो सारी दुनिया को नेक समझना, या फिर अपने आप को जो है चोर समझता है या रिश्वतखोर है, खुद जो है वो रिश्वतखोर है तो सबको भी जो है रिश्वतखोर समझना, तो ऐसी कैफियत को कहते हैं इजलाल। यानी यहाँ पर इन टेस्टों के अंदर एक एम्बिजियस स्टिमुलस होता है जिसे हम गैर वाज़ेह या गैर मुबहम मुहय्यिज कहते हैं। गैर वाज़ेह मुहय्यिज, ऐसे मुहय्यिजात देकर आदमी के अंदर पाए जाने वाले जो कशाकश होते हैं, जो उनकी जहनीत होती है, उसे पढ़ा जाता है, उनकी शख्सियत मालूम की जाती है। वैसे टेस्टों के ताल्लुक से सवाल है। तो यहाँ पर रोरशाक स्याही धब्बों का टेस्ट, रोरशाक इंक ब्लॉट टेस्ट, RIBT जिसे कहते हैं, बच्चों का मौज़ूई इदराकी टेस्ट, चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट, शख्सियत के सवालनामे इन्वेंटरीज, और लफ्जी इत्तेहाद का टेस्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी, इन्वेंटरीज। चूंकि यहाँ पर जो है ये सवाल नामे की शक्ल में होते हैं, क्वेश्चनर के फॉर्म में होते हैं, तो इनमें कोई जो है गैर वाज़ेह मुहय्यिज नहीं होता, एम्बिजियस स्टिमुलस नहीं होता। अयान ना होमवर्क करना चाहता है और ना ही अपने टीचर की डांट डपट पसंद करता है। इसमें ये कशमकश पाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट के ताल्लुक से ये सवाल है, अयान को होमवर्क करना भी पसंद नहीं है और अपनी टीचर की डांट डपट भी पसंद नहीं, यानी दोनों चीज़ों से वो एतराज़ करना चाहता है। ऑप्शंस देखते हैं, रुग़बत रुग़बत यानी अप्रोच अप्रोच, रुग़बत एतराज़ अप्रोच अवॉइडेंस, एतराज़ एतराज़ अवॉइडेंस अवॉइडेंस, दोहरी रुग़बत एतराज़ डबल अप्रोच अवॉइडेंस। तो दोनों चीज़ें इसे पसंद नहीं है। असल में कॉन्फ्लिक्ट कैसे मामलों में पाया जाता है, जब कभी जो है दो मुतबादिलात में से एक मुतबादिल को लाजमी तौर पर इंतखाब करना हो, तो ऐसी सूरत में जो जहनी कैफियत पैदा होती है उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अयान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोनों जो है अवॉइडेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, अवॉइडेंस अवॉइडेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीक़ेकार को तिब्बी तरीक़ेकार यानी क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। ऑप्शन है मुताले मामला, केस स्टडी, दाखिली मुशाहिदा, अमली तहकीक, तूली तर्ज रसाई। केस स्टडी जो है ये तिब्बी तरीक़ेकार कहलाता है, लिहाजा ये सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, इक्तिसाब से मुतालिक गलत बयान है। इक्तिसाब बामकसद अमल होता है, इक्तिसाब की नौइयत मजमूई होती है, इक्तिसाब हरकी यानी मोटार होता है, इक्तिसाब अमल नहीं बल्कि मुहासिल है। ये चारों ऑप्शनों को गौर करने के बाद जो है बात समझ में आती है कि इक्तिसाब अमल नहीं बल्कि मुहासिल यानी प्रोडक्ट है। किसी काम के करने के बाद नतीजा जो निकलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और इक्तिसाब के जो है यहाँ पर अमल नहीं कहा जा रहा है, जबकि इक्तिसाब जो है एक प्रोसेस है, लिहाजा सही जवाब डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिद बेमानी अल्फाज की एक फेरिस्त को 20 कोशिशों में सीख सकता है। एक हफ्ते बाद जाहिद को वही फेरिस्त सीखने के लिए कहा गया। इस मर्तबा वो 13 कोशिशों में सीख पाता है, तब जाहिद का बचत का स्कोर होगा। सेविंग स्कोर मालूम करने के लिए जाबिता है ओरिजिनल ट्रायल्स माइनस री लर्निंग या दोबारा की गई कोशिशें डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ट्रायल्स इनटू 100। लिहाजा ओरिजिनल ट्रायल्स 20 कोशिशें हैं, उनमें से दोबारा की गई कोशिशें 13 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। यहाँ पर अगर हम कैंसिलेशन करते हैं तो 7 इंटू 5 35%, यानी बचत का स्कोर जो है वो 35। अगला सवाल, किताब ऑन मेमोरी का लिखने वाला एबिंगहास, बार्टलेट, फ्राइड, गैल्टन। ऑन मेमोरी किताब वो एबिंगहास की लिखी हुई किताब है, हाफिजे पर तजुर्बात करने वाला। नेक्स्ट सवाल, पावलोव के तजुर्बे में ग़िज़ा यानी फूड कहलाती है मशरूत मुहय्यिज, कंडीशनल स्टिमुलस, मशरूत रद्द अमल, कंडीशनल रेस्पॉन्स, गैर मशरूत मुहय्यिज, अनकंडीशनल स्टिमुलस, गैर मशरूत रद्द अमल, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अनकंडीशनल को नेचुरल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ग़िज़ा जो है ये नेचुरल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और कुत्ते के मुंह से लुआब या राल का टपकना ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होगा, जबकि घंटी कंडीशनल स्टिमुलस होगी। घंटी के लिए जो रेस्पॉन्स आएगा, जो राल सिर्फ घंटी बजाने पर जो लुआब कुत्ते के मुंह से आएगा, वो जो है कंडीशनल रेस्पॉन्स होगा। अगला सवाल, इसका ताल्लुक गेस्टाल्ट नजरिए से नहीं है। कोफका, कोहलर, वर्थमीर और स्किनर। यहाँ पर स्किनर जो है ये गेस्टाल्ट के बानियों में से नहीं है। अगला सवाल, हिंदी जबान की अच्छी महारत रखने वाला शख्स संस्कृत जबान सीखने में इस किस्म के इक्तिसाब की मुंतकिली ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। हिंदी और संस्कृत दोनों में जो है खासी मुशाबिहत पाई जाती है, वो एक जैसी होती हैं। हिंदी को सीखने के बाद संस्कृत सीखने में जो है कुछ हिंदी के सीखने का अमल का मुनाफा हो जाता है, लिहाजा एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट सवाल, शक्ल मैदान ताल्लुक फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप का ताल्लुक इससे है। इदराकी ऑप्शन देखते हैं, रवैया, इदराक, रुझान, तख्लीक। इदराकी दोहरी तंजीमकारी परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन के उसूलों को जब हम पढ़ते हैं तो उन उसूलों में से फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप भी एक उसूल है, लिहाजा ये उसूल जो है इदराक से ताल्लुक रखता है, परसेप्शन से। अगला सवाल, दर्ज झैल में ये वकूफ़ी जुमरा कॉग्निटिव डोमेन से ताल्लुक नहीं रखता। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है 3 डोमेन्स का जिक्र हुआ है, एक कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन।
सवाल हुआ है कॉग्निटिव डोमेन से। कॉग्निटिव डोमेन के जो दीगर मकासद हैं उनमें से है नॉलेज, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, सिंथेसिस, और उसके बाद इवैल्यूएट। अगर हम देखते हैं तो ताल्लुक नहीं रखता, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तजजिया, तय्युन क़द्र, इत्तलाक और नक़ाली। तजजिया, तय्युन क़द्र और इत्तलाक ये तीनों जो है कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड हैं। इमिटेशन जो है ये एक्चुअली साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है, लिहाजा सही जवाब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया से मुतासिरा शख्स इस मुश्किल का सामना करता है। ये एक डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। ऑप्शन हैं पढ़ना, बोलना या गुफ्तगू, लिखना, और चौथा ऑप्शन है हमारा शुमार करना या गिनना। पढ़ने की जो कमज़ोरी है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। बोलने या गुफ्तगू से मुतालिक जो कमज़ोरी होती है उसे डिस्फेसिया कहते हैं। लिखने की जो कमज़ोरी होती है वो डिसग्राफिया, और गिनने और हिसाब से ताल्लुक़ रखने वाली कमज़ोरी को डिसकैल्कुलिया कहते हैं। तो सही जवाब हुआ पढ़ना। डिसलेक्सिया पढ़ने की कमज़ोरी है। नेक्स्ट सवाल, ये प्रोजेक्ट मेथड या मंसूबाई तरीक़े का पहला कदम है। प्रोजेक्ट मेथड का फर्स्ट स्टेप मौक़े फराहम करना, मंसूबा बंदी, अमल दरामद होना, तय्युन क़द्र या जांच। प्रोजेक्ट मेथड में सबसे पहला जो कदम होता है वो प्रोवाइडिंग सिचुएशंस होता है, यानी मौक़े फराहम करना। उसके बाद का स्टेप जो है मंसूबा बंदी, उसके बाद जो है अमल दरामद होना यानी परफॉर्म करना, लास्ट में जो है तय्युन क़द्र होता है। लिहाजा मौक़े फराहम करना सही जवाब। अगला सवाल, ये एक मुदखिला आलयकार इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, कीबोर्ड, टचपैड, प्रिंटर। स्कैनर, कीबोर्ड, टचपैड ये तीनों जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट देता है। अगला सवाल, ये किलोबाइट मसावी होता है। एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। लिहाजा इसे 8 का ज़ौफ़ लेने के लिए जो है 1024 को 1 किलोबाइट तस्वर किया जाता है। सही जवाब 1024 बाइट। अगला सवाल, MOOC इसका मुखफ़्फ़फ है। ऑप्शन है मोबाइल ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मास्टर ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, मोबाइल ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। अगला सवाल, RTE 2009 के मुताबिक एलिमेंट्री तालीम से मुराद ये जमातें हैं। अव्वल ता पंजुम, खबल तहतानवी तालीम, अव्वल ता हफ्तुम, अव्वल ता हश्तुम। 1 to 8 क्लासेस जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत आते हैं RTE 2009 के मुताबिक। लिहाजा सही जवाब डी। अगला सवाल, NEP 2020 के मुताबिक मुअल्लिम तालीमी इदारे यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस साल तक कसीर मौजूई इदारे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस की तरह तब्दील हों। 2020 NEP जो नई तालीमी पॉलिसी है उसके तहत अगर देखते हैं तो इसका सही जवाब है 2030, यानी टीचर तालीमी इदारे जो भी हैं उन्हें 2030 तक ऐसे इदारों की तरह तबद्दुल होना है, बदलना है, जहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी तालीम हो। अगला सवाल, हिदायती सुलाहकारी डायरेक्टिव काउंसलिंग को मुतारुफ कराने वाला। काउंसलिंग के ताल्लुक से
ये सवाल है। विलियमसन, एफसी थॉर्न, रोगर्स, जेम्स। यहाँ पर बात करते हैं विलियमसन की। विलियमसन जो है ये डायरेक्टिव काउंसलिंग को मुतारिफ कराने वाला है। सही जवाब विलियमसन हुआ। इन दीगर ऑप्शनों को भी जो है देख लेते हैं। एफसी थॉर्न और रोजर्स। एफसी थॉर्न जो है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग को बताने वाला इंतखाबी सुलहकारी, और रोगर्स कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो, ये जो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, गैर हिदायती काउंसलिंग को बताने वाला। ओके, नेक्स्ट सवाल। अम्मा ओडी जो साबिका गवर्नमेंट के तहत इंट्रोड्यूस की गई स्कीम थी, अब मौजूदा तल्ली की वंदनम के नाम से इसे जाना जाता है, कि अहलियत के लिए तालिब इल्म का अक़ल तरीन हाजिरी फ़ीसद होना चाहिए, यानी अटेंडेंस परसेंटेज, वो जो है 50%, 75%, 70%, 80%। सही जवाब है 75%। अगर बच्चे का हाजिरी फ़ीसद होता है तो वो जो है तल्ली की वंदनम नामी स्कीम की अहलियत रखता है। अगला सवाल। दर्ज झैल में ये एक मुअल्लिम मरकूज़ टीचर सेंटर्ड तरीक़े तदरीस नहीं है। लेक्चर तरीक़ा, ह्यूरिस्टिक या इंकशाफी तरीक़ा, तारीख़ी तरीक़ा, लेक्चर व मुज़ाहराती तरीक़ा, यानी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इनमें से टीचर सेंटर तरीक़े तदरीस ये नहीं है, लिहाजा ह्यूरिस्टिक तरीक़ा जो है ये चाइल्ड सेंटर तरीक़े तदरीस है। बाकिया तीनों जो है वो टीचर सेंटर तरीक़े तदरीस है। Thank you for watching. For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.